Hello everyone and welcome to Panesia. Today we are going to discuss about auctions. Yes, you heard that right. पर हम ऑक्शंस के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जिसे गलत तरीके से नोबेल प्राइज कहा जाता है, बेसिकली इट इज अ नोबेल मेमोरियल प्राइज। ये नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज ऑक्शन थ्योरी को इम्प्रूव करने के लिए और नए मेथड्स ऑफ ऑक्शन देने के लिए रॉबर्ट विल्सन एंड पॉल मिलग्रम को मिला है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स हैं। तो हम जानेंगे कि ऑक्शंस के बारे में इन्होंने हमें ऐसी क्या चीजें बताई कि इन्हें नोबेल प्राइज, जो दुनिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज है, वो देना पड़ा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन। नोबेल प्राइज के बारे में काफी लोगों को पता है। बेसिकली अल्फ्रेड नोबेल, जो एक 19th सेंचुरी इन्वेंटर थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उन्होंने अपनी विल में 1895 के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी 5 फील्ड्स के अंदर प्राइजेस देने के लिए सौंप दी थी। वो थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस। तो 5 सब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स तो आपको दिख नहीं रहा। जी हाँ, इकोनॉमिक्स की ओरिजिनल नोबेल प्राइज की कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक्स को एक नोबेल प्राइज के तौर पे दिया जाएगा। ये स्वीडिश रॉयल बैंक या स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपनी 300th एनिवर्सरी में अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में एक प्राइज शुरू किया था, जिसका नाम रखा गया स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज। तो इसी को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। जो बाकी के नोबेल प्राइजेस थे वो 1901 में शुरू हुए थे, लेकिन ये नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वो 1968 में शुरू हुआ था। कई इंडियंस को भी ये नोबेल प्राइज मिल चुका है। इनमें से अमर्त्य सेन, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अपने थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किए गए थे, और 2019 के अंदर वेरी फेमसली डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, जिनको उनके रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स और पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स को और बेहतर एफिशिएंट करने के लिए जो उन्होंने रिसर्च की थी, उसके लिए नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला। तो इस साल के नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में क्या स्पेशल है? देखिए, स्पेशल तो ये है कि ये ऑक्शन थ्योरी से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि ऑक्शंस हम कई जगह देखते हैं। बेसिकली हम ऑक्शंस को एक ऐसी इमेज से एसोसिएट करते हैं जहां पे कुछ वेल ड्रेस्ड, वेल एजुकेटेड लोग आए हैं और वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ों के लिए बिडिंग करते हैं, और एक भाई साहब हथौड़ा लेके बैठे हैं और वो बिड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। लेकिन ऑक्शन सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इसको जानने के लिए पहले ऑक्शन की हिस्ट्री पे थोड़ी नजर डालते हैं। सबसे पहली बार ग्रीस के अंदर जो 500 BC में ग्रीक सिविलाइजेशन थी, वहां पे ऑक्शन का इस्तेमाल हुआ। दैट वाज यूज्ड फॉर ऑक्शनिंग ऑफ वुमेन एज ब्राइड्स। 193 AD में रोमन एम्पायर के अंदर हम देखते हैं कि पूरे के पूरे एम्पायर का ऑक्शन कर दिया गया था, जब वहां के किंग को, यानी कि रोमन एम्परर को मार दिया गया था। आफ्टर दैट ओवर द ईयर्स ऑक्शन कई चीज़ों में हमें देखने को मिलता है। तो 1674 में स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस शुरू हुआ, जो कि पहला एक ऑर्गेनाइज्ड ऑक्शन हाउस था, और इसका पर्पस ये था कि जितने भी ट्रेजर मिलते हैं, पुराने आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उनको एक कलेक्टिव जगह पे ऑक्शन किया जाए। और हम ये भी जानते हैं कि अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल एम्पायर का ये भी एक हिस्सा है कि वहां पे स्लेव्स का ऑक्शन किया जाता था, जिनको यूज किया जाता था प्लांटेशंस में या अपने घरों में। बट ऑक्शंस को हम यहीं तक सीमित नहीं रख सकते। आज की डेट में ऑक्शंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उससे आप हैरान रह जाएंगे। फ्लावर्स की ऑक्शन जो 18th सेंचुरी से ही चल रही थी, वो नीदरलैंड्स में की जाती है। फिशिंग राइट्स कि इस समुद्र में कितनी फिशिंग या कितने फिश का उत्पादन हो सकता है, उसके अंदर। डायमंड्स के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, APMC मार्केट्स में जो फार्मर्स सेल करते हैं अपना क्रॉप, उसकी भी ऑक्शन होती है। यहाँ की ऑनलाइन में भी ई-नाम पोर्टल पे भी ऑक्शनिंग से ही प्राइस डिस्कवरी होती है। स्पेक्ट्रम यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो टेलीविजन सिग्नल्स के लिए यूज की जाती है, मोबाइल सिग्नल्स के लिए यूज की जाती है, वहां पे भी आप ऑक्शंस देखते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि IPL की, क्रिकेट के ऑक्शंस तो सबसे ज्यादा फेमस है, और वहां पे भी ऑक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और इन सब चीजों में भी आप देखते हैं कि ऑक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स हम हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑक्शन्ड प्रोडक्ट के आसपास या इर्द गिर्द ही हैं। अब ऑक्शन थ्योरी के बारे में थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि हमारे नोबेल लॉरेट्स पॉल मिलग्रम और रॉबर्ट विल्सन ने इसे कैसे बदला। ऑक्शन एक बेसिकली प्रैक्टिस है वेयर द वैल्यूएबल आइटम्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर और सम वैल्यूएबल सर्विसेज आर प्रोक्योर्ड टू द लोएस्ट बिडर। तो ऐसा भी हो सकता है कोई ऑक्शन ऐसा हो जहां पे जो सबसे कम बिड करता है उसको आप राइट्स दें। ठीक है, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक ऑक्शन के 2 एलिमेंट्स होते हैं, उसका फॉर्मेट यानी कि किन रूल्स के द्वारा उसे किया जा रहा है, किस बिडर को कौन सा प्राइस मिलेगा, और उसमें बिड कैसे प्लेस करनी है। क्या आपने सबके सामने बिड प्लेस करनी है, सीक्रेटली बिड प्लेस करनी है।
और उस ऑक्शन का एक दूसरा एलिमेंट होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि जो चीज ऑक्शन की जा रही है उसके बारे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन है, पार्टिसिपेंट्स को कितनी इंफॉर्मेशन है, जो सेल कर रहा है उसको कितनी इंफॉर्मेशन है। अगर हम किसी चीज के ऑक्शन के बारे में बात करें तो उस ऑक्शन में जाने वाले इंसान को दो वैल्यूज का पता होता है। एक होती है उसकी प्राइवेट वैल्यूज या इंडिविजुअल वैल्यूज, और एक होती है उसकी कॉमन वैल्यूज। प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू, अगर मैं कोई पेंटिंग खरीदने जाता हूं ऑक्शन के अंदर तो वो पेंटिंग हो सकता है कि उसकी वैल्यू जो है मार्केट के अंदर ज्यादा ना हो, पर हो सकता है मेरे पर्सन के लिए वो बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल टीपू सुल्तान की तलवार को जब विजय माल्या ने ऑक्शन में खरीदा था तो उनके लिए वो पर्सनल प्रेस्टीज की बात थी। कॉमन वैल्यूज का मतलब ये कि जो सबको पता होता है कि उस ऑक्शन होने वाली चीज की अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कई बार मिनरल्स या हाइड्रोकार्बन्स के ब्लॉक्स का ऑक्शन किया जाता है, जहां पे एक एस्टिमेट रफली सबको पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे माइनिंग करूंगा तो मुझे कितने मिनरल्स मिलेंगे और वहां का कितना रेवेन्यू मैं जनरेट कर पाऊंगा। तो ये कॉमन वैल्यूज और इंडिविजुअल वैल्यूज जो है उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक ऑक्शन अपनी एफिशिएंसी को डिस्कवर करता है। ऑक्शन कई चीजों के लिए हो सकते हैं। हो सकता है ऑक्शन किसी चीज की सेल से आए गए पैसों से चैरिटी करने के लिए हो। ऑक्शन का यह भी पर्पस हो सकता है कि वो एफिशिएंटली रिसोर्सेज को एलोकेट करे, जैसे कि हम स्पेक्ट्रम के केस में देखते हैं या कोल माइंस के केस में देखते हैं। और ऑक्शन का यह भी रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। तो ये सब अलग अलग रीजंस की वजह से ऑक्शन किया जाता है। क्लासिकल या पुराने जमाने के जो ऑक्शंस आज भी चलते आ रहे हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डच ऑक्शन, जहां पे जो सेलर है वो एक बिड प्लेस करता है कि इतने रुपए में मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, लेकिन वो बिड को नीचे नीचे करता जाता है। जब तक वो बिड को नीचे नीचे करता जाता है तब बिडर्स आते हैं और एक उस पे बिड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हाँ मैं इस पे खरीदूंगा। सो द पर्सन हु गिव्स द लोएस्ट बिड इन दैट इज द वन हु गेट्स द ऑक्शन। बेसिकली ये उन चीजों के लिए हैं जिनमें सेलर जो है वो प्राइस बहुत ज्यादा रख देता है शुरुआत में, लेकिन उसे नीचे आना पड़ता है। फ्लावर्स का ऑक्शन नीदरलैंड्स के अंदर ऐसा ही होता था। इंग्लिश ऑक्शन, जो हम रेगुलर स्टैंडर्ड आईपीएल के अंदर ऑक्शन देखते हैं कि एक प्रोडक्ट का बेस प्राइस रख दिया जाता है कि भाई इतने लाख रुपए में मैं इसे बेचना चाहता हूं, और फिर उस पर इंक्रीजिंग बिड्स आती है। एक बिड करता है, फिर उसके ऊपर एक ऊपर काउंटर बिड करता है, और ऐसे करते करते जब तक हाईएस्ट बिड आ जाती है उस पर मैं उसे सेल कर देता हूं। सील्ड बिड ऑक्शन, सील्ड बिड ऑक्शन यानी कि जो ऑक्शन में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक दूसरे को ये नहीं पता कि मैं कितनी बिड कर रहा हूं, जबकि हमने इंग्लिश ऑक्शन में देखा था कि ये ओपन रहता है। सील्ड बिड में भी सेकंड प्राइज वाली एक तरीका होता है जिसमें आप सील करके अपना बिड प्लेस करते हैं, और जो हाईएस्ट बिड होता है जीतता तो वो है, लेकिन उसको पे करना पड़ता है जो सेकंड हाईएस्ट बिड होती है। तो बेसिकली ये सारे क्लासिकल ऑक्शन थ्योरीज के एग्जांपल हैं। विल्सन और मिलग्रम ने प्राइवेट वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज और जो ये टिपिकल ऑक्शंस होते थे उनकी स्टडी की, और उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी। ये लोग 1960 से ही ऑक्शन थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, स्पेशली रॉबर्ट विल्सन साहब। तो विल्सन साहब ने कहा कि विनर्स कर्स नाम की एक चीज होती है। वो क्या? अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए बिड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मछलियों का बिडिंग चल रही है, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि उस प्रोडक्ट की क्या है, तो मैं उस बिड को जीतने के लिए दूसरे बिडर को आउटबिड करना चाहता हूं। मींस मैं दूसरे बिडर से ज्यादा हाई प्लेस करना चाहता हूं बिड। और इस ऑक्शन की प्रोसेस से ये होता है कि जो जीतने वाला होता है ऑक्शन, वो ओवर एस्टिमेट कर लेता है उस प्रोडक्ट की वैल्यू को। उसे लगता है कि ये 1000 रुपए की होगी, लेकिन ऑक्शन जीतने के लिए उसे ये 10,000 रुपए में खरीदनी पड़ती है, और जब वो मार्केट में जाता है तब उसे नुकसान होता है। ऐसा हम हमारे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में भी देखते हैं कि जब उसकी बिडिंग हुई थी तो टेलीकॉम सेक्टर के जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने काफी हाई बिड प्लेस की, लेकिन जब वो रेवेन्यू कलेक्ट करने गए तब उनको उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया। तो ये होता है विनर्स कर्स, जब आप किसी एक प्रोडक्ट के लिए कुछ ज्यादा ही बिड कर लेते हो बट यू आर नॉट अवेयर कि उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस उससे ज्यादा है। विनर कर्स को कम करने के लिए भी आगे के कई सारे प्रोविजंस और ऑक्शन थ्योरी के अंदर चेंजेस लाए गए। किन्होंने? यही हमारे नोबेल प्राइज विनर्स ने। तो मिलग्रम वेबर ने एक मॉडल बनाया था और बाद में विल्सन ने उसके ऊपर इंप्रूवमेंट की। विल्सन की इंप्रूवमेंट से पता चला कि जब प्राइवेट इंफॉर्मेशन, यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है जो सेलर को पता है या बिड करने वाले को पता है, जब ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन सब लोगों को पता चलती है तब ऑक्शन की एफिशिएंसी बढ़ती है।
इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हम इंग्लिश ऑक्शन की बात करें। जब हम इंग्लिश ऑक्शन की बात करते हैं और उसमें एक दूसरे की बिड का हमें पता लगता है, तो मिलग्रम और विल्सन की रिसर्च के हिसाब से वो सबसे एफिशिएंट टाइप का ऑक्शन होता है। इसका मतलब जो बेच रहा है उसको भी सबसे ज्यादा फायदा उसी में है और जो खरीद रहा है उसको भी सबसे ज्यादा फायदा उसी में है। तो कई सारे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के मॉडल्स लगा के उन्होंने एक रैंकिंग डिसाइड की, एक रैंकिंग जो हमारी क्लासिकल ऑक्शन टाइप्स को रैंक्स में बदलती है। इसका मतलब उनके हिसाब से इंग्लिश ऑक्शन सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। सेकंड प्राइस ऑक्शन यानी कि जो सील्ड बिड के अंदर सेकंड प्राइस टाइप था वो आपको सेकंड नंबर पे एफिशिएंट एलोकेशन करेगा रिसोर्सेज का। उसके बाद डच ऑक्शन और फर्स्ट प्राइस ऑक्शन, ये दोनों एक जितना ही समान तरीके से आपको बेनिफिट देंगे। मतलब जो खरीद रहा है उसके लिए भी बेनिफिट और जो बेच रहा है उसके लिए भी बेनिफिट, टोटल बेनिफिट इस रैंकिंग में होगा। तो इनके ये ऑक्शन डिजाइनिंग के अंदर जो चेंजेस थी, उसकी स्टडी थी, उसके हिसाब से इन्होंने कई अलग अलग नए नए प्रकार के ऑक्शन टाइप्स भी बनाए। फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियस असेंडिंग टाइप ऑक्शन जो 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रेडियो स्पेक्ट्रम्स की बेचने के लिए किया गया यूज, और कॉम्बिनेटरियल क्लॉक मॉडल, इंसेंटिव ऑक्शंस। ये सारे ऑक्शंस क्या हैं? इन सारे ऑक्शंस का पर्पस ये है कि एक तो विनर्स कर्स कम हो, जो मैंने आपको समझाया कि विनर्स कर्स होता क्या है, और दूसरी चीज की जो ऑक्शन की रिक्वायरमेंट है कि आपने रेवेन्यू भी जनरेट करना है और जो ऑक्शन में चीज खरीद रहा है उसको उसकी वैल्यू भी मिले, ये दोनों चीजें सबसे मैक्सिमम पे हो। तो इसके लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरीज को इस्तेमाल किया और वहां पे इनको एक्सप्लेन किया। इसकी एप्लीकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में देखी गई जब 2017 के अंदर विल्सन और मिलग्रम के मॉडल को यूज करते हुए रेडियो स्पेक्ट्रम को रिएलोकेट किया गया। तो रेडियो वेव जो होती हैं वो टेलीविजन के लिए सिग्नल्स के लिए भी यूज होती हैं और मोबाइल सिग्नल्स के लिए भी यूज होती हैं। तो उन्होंने क्या करना था, टेलीविजन सिग्नल्स की वेव्स को शिफ्ट करना था मोबाइल सिग्नल्स में। मतलब जिनके पास पहले से वो राइट्स पड़े हुए हैं उनको शिफ्ट करवाना था, मोबाइल टेलीकॉम वालों को देना था। जब ऐसा हुआ तो पाया गया कि जब आपने मिलग्रम और विल्सन का मॉडल लगा के ऑक्शनिंग की और उनकी प्रोसेस से ऑक्शनिंग की तो आपको $10 बिलियन का फायदा हुआ। ऐसा ही हम इंडिया के अंदर भी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो 2016 के अंदर किए, वहां पे भी इनके मॉडल को अप्लाई करते हुए ऑक्शनिंग करवाई, लेकिन वहां पे हमें ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिल पाया। बेसिकली उसके कुछ अलग फैक्टर्स थे और वो इनके मॉडल के अंदर की गलतियां नहीं निकालते। सो दैट वाज अबाउट द ऑक्शनिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से और जिसकी इंप्रूवमेंट के लिए हम देखते हैं कि मिलग्रम और विल्सन इन दोनों प्रोफेसर्स को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर देयर 30 to 40 years ऑफ वर्क। तो हार्ड वर्क जो होता है चाहे किसी भी एक इंपॉर्टेंट फील्ड में हो वो हमेशा काम आता है, यही हमें इस नोबेल प्राइज से पता लगता है। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की यूनिकनेस हमने देखी, हमने ये देखा कि ऑक्शंस कैसे होते हैं और कुछ टिपिकल ऑक्शंस के मेथड्स भी देखे। हमने ये भी साथ साथ देखा कि रॉबर्ट विल्सन और मिलग्रम ने कैसे ऑक्शंस की थ्योरी को स्टडी किया और उनमें कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट करवाए जिससे विनर्स कर्स कम हो सके और जो ऑक्शन कर रहा है और जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उन दोनों को फायदा हो। So that was all in this video. We really hope you like this video. Please subscribe our YouTube channel. If you have any queries, you can contact us on the email IDs given on your screen. You can also WhatsApp us on the given numbers. Thank you.